2024 का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हर पार्टी अपनी अपनी ताकत, अपने अपने दांव लेकर मैदान में उतरने को बेकरार है। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी के चक्रव्यूह और मोदी के करिश्माई नेतृत्व और अमित शाह की संगठन शक्ति और कौशल का जवाब विपक्ष कैसे देगा? विपक्ष अपनी एकता को साथ लेकर चल रहा है। पूरी विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, लेकिन उनके घर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहां भी फूट की खबरें लगातार आती रहती हैं। एक चेहरे पर सहमति की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि 24 की राह आसान नहीं होगी। तो ऐसे में वो भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरह से पुराने साथियों को साथ लाया जाए और कर्नाटक और हिमाचल की हार से सबक लेकर क्या कुछ संगठन और सरकार में बदलाव किए जाएं। 24 की रणनीति को लेकर हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो बताएंगे रणनीति क्या होगी, आरोप प्रत्यारोपों पर जवाब भी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सुप्रिया श्रीनेत हैं हमारे साथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, 2024 के चुनावी अखाड़े के लिए आपने एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्ष को फोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और 2024 में अपने लिए साथियों को जोड़कर जीत की राह सुनिश्चित करो। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारा एजेंडा बहुत पहले से सेट है। भारत का विकास, जन कल्याण के कार्य, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और आत्म गौरव को उन्नत करना, इन 4-5 विषयों को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, समस्या ये है कि हमें कुछ नहीं करना है। ये नकारात्मक एजेंडा के ऊपर जो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति जो शत्रुता का भाव रखते थे, वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, केवल नेताओं के अहम भाव के साथ। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों को साथ में नहीं ले जा पा रहे हैं। जिनकी पटना में मीटिंग हुई और शायद उनकी नींव उतनी ही मजबूत थी जितनी बिहार के उस पुल की जो गंगा में ढह गया, तो मुझे लगता है कि ये उनकी समस्या है कि वो निराधार आधार पर खड़े होकर लंबी छलांग लगाना चाह रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। अब पिछले हफ्ते 10 दिन से या पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, वो इन पार्टियों की इसी वस्तु स्थिति को दर्शा रहा है। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए। भारत को विकास, आत्मगौरव, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सुदृढ़ करके ले जाना है। और उनका एजेंडा यह है कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने परिवारों, भ्रष्टाचार को बचाना है, और उसमें भी वो अपनी पार्टी को भी बचाने में असफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो यानी कि तोड़फोड़ आपका एजेंडा नहीं है। सुप्रिया जी, सुधांशु जी तो इनकार कर रहे हैं कि पार्टियों में तोड़ना, अपने साथ मिलाना, ये उनका एजेंडा नहीं है। वो अपने विकास के मुद्दे पर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकलते हैं, नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ना तो विपक्ष की एकता और ना ही पार्टियों के भीतर नेताओं की एकता नजर आती है। कितनी चुनौती है आपके लिए? देखिए, ऐसा था, इन्होंने 4 बातें बोली, उन 4 बातों पर तो बाद में चर्चा हो जाएगी। 2023 जुलाई महीने में 2024 के जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। देश के क्या हालात हैं? देश के हालात यह है कि देश का एक हिस्सा मणिपुर और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहानियां 2023 में 1 साल पहले चुनाव के क्या हो रहा है? टमाटर 160 रुपए पे बिक रहा है, हरी मिर्च 400 रुपए पे बिक रही है, 300 रुपए पर नींबू बिक रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलेगी। दाल जो 70-72 में मिलती थी, आज 160 से 170 के बीच में। ये दूसरी बात है। महंगाई का मां नहीं बोलेंगे और गाना 60 से 170 के बीच में। ये दूसरी बात है। महंगाई का मां नहीं बोलेंगे और गाना बदल के हो गया, सखी सैया तो नईके कमाते हैं, महंगाई डायन खाया जाता है। तीसरी बात बेरोजगारी की। परसों आंकड़ा आया है, 2 साल में अपने पीक, अपनी चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और पकौड़े तलने की हिदायत जो देते थे, वो पलटकर ये नहीं बताते कि सरसों का तेल 220 हो गया है और गैस का सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया है। ये बेरोजगारी की हालत है। और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। और जिस आत्म गौरव की बात कर रहे थे, आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आत्म गौरव का यह आलम है कि 30,400 केसेस अकेले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ है। गंदा विभत्स वीडियो सामने आता है, भाजपा का नेता एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान उसके पैर धो रहे हैं,
और उन 30,400 आदिवासियों के साथ आप क्या करेंगे जिनकी आपकी नाक के नीचे उनके साथ मामले सामने आए हैं? बालासोर ट्रेन दुर्घटना होती है, 200 से ज्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, एक शब्द नहीं, हम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते रहेंगे, लोग अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप देश को इस कगार पर ले आए हैं कि देश में आज मुद्दे की बात करो तो आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुद्दों का जवाब आपके पास है नहीं। सुधांशु जी, मुद्दों का जवाब नहीं है आपके पास। कि चुनाव से 1 साल पहले देश असलियत समझ भी चुका है और सुन भी चुका है। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दें। सुप्रिया जी आरोप लगा रही हैं कि आप अहम मुद्दों पे नहीं बोलते, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और मुद्दों का जवाब है नहीं आपके पास जो उन्होंने उठाए। देखिए, जब मुद्दे नहीं होते हैं तो इस प्रकार की बातें उठाई जाती हैं। मुद्दों पर एकदम ऑब्जेक्टिव और रैशनल बात होनी चाहिए, यानी वस्तुपरक और सहज बुद्धि दोनों से मैं जवाब देता हूं। ये बताइए, ये कह रही हैं कि इस समय महंगाई सबसे ज़्यादा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि बरसात के कारण कुछ खाद्य पदार्थों की इस समय कीमतें विगत 2-3 हफ्तों से बढ़ी हुई हैं और वो मानी हुई बात है, 1-2 महीने में पुनः नियंत्रित हो जाएंगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि महंगाई की दर क्या है मई के महीने में, आपने कहा 2 साल में सबसे ज़्यादा 4.5% है, जो पिछले 2-3 साल में सबसे कम है। अब मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आदमी तभी पैसा डिपॉजिट करता है जब वो कर्मचारी होता है, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर भी उसमें पैसा डालता है। 1.5 करोड़ लोगों ने पिछले 2022-23 में ईपीएफओ में पैसा डाला, तो कर्मचारी बने तभी तो डाला ना। इवन मार्च के महीने में 13.5 लाख लोगों ने डाला, जिसमें 9.5 लाख ऐसे थे जो पहली बार बने। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मैं सहज बुद्धि की बात कहता हूं। आंकड़ों पे कहेंगे नहीं, हमें इस पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा नहीं, तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, यदि 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है तो यह कौन बना रहा है? यदि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया तो यह कौन बना रहा है? यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम दुनिया की 3 नंबर की मोटर कार बनाने वाली देश बन गए तो यह कौन बना रहा है? 4 करोड़ मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, यह कौन बना रहा है? यदि 70 से अधिक एयरपोर्ट बने तो यह कौन बना रहा है? यह आसमान से जिन्नात या भूत पिशाच तो आके बना नहीं रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रोजगार सृजित हो रहे हैं। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता सबसे ज्यादा ग्लोबल टॉटिंग करते हैं, यानी वैश्विक भ्रमण करते हैं और विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में जाकर भारत के बारे में ज्ञान देते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक राहुल गांधी जी ने जिन जिन देशों में जाकर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान दिया है वो है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, अमेरिका और थाईलैंड। बता दें किस देश में इस समय महंगाई की दर हमसे कम है और विकास की दर हमसे अधिक है? अरे मैं श्रीलंका और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, चाइना में एवरग्रांड जैसी उनकी सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की ढह गई, $300 बिलियन तक नहीं चुका पाई, बैठ गई। ठीक है, और इन आंकड़ों का अमेरिका में सिलिकॉन वैली जैसा बैंक बैठ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी पैरामीटर पे कहें। ठीक है सुधांशु जी, मैं एक लाइन पूरी कर दूं, या तो इन बातों का जवाब दे दें और अन्यथा विदेश में जाकर भारत को ज्ञान देना बंद कर दें। मैंने सारी बातें फैक्ट के साथ बोली। ठीक है सुधांशु जी, एक मेरा सवाल होगा, पहले सुप्रिया जी से इसका जवाब ले लूं, फिर आपके जो विकास के दावे हैं और दम हैं, अगर वो सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर जो दूसरे सहयोगियों को वापस बुलाने की बात चल रही है, जो पहले अलग हो गए थे या फिर दूसरी पार्टियों को साथ लेने की बात हो रही है, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाते थे, उनकी जरूरत क्यों आन पड़ी सुधांशु जी? सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मैं एक सवाल था इसी से जुड़ा हुआ था कि उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, जो भी हमें छोड़ के गए दल, उन्हें यह एहसास होगा कि उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान एनडीए में था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्हें कहीं नहीं मिला। मैं विनम्रता से कहता हूं, जो हमारे नेता भी पार्टी छोड़ के गए वो लौट के आते हैं और क्या बोलते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब भाजपा छोड़ के गए थे और लौट के वापस आए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली में, उन्होंने एक पंक्ति बोली थी कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो ये वस्तु स्थिति रहती है। अच्छा, रही बात इसकी कि जो आपने करप्शन के आरोप की बात कही, तो आजकल एक बड़ा विचित्र ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है। लोग भी कहने लग गए हैं कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन हो गई है। अपनी पार्टी अपनी सरकार को चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्टाचारी साबित करना, नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, अपने को भ्रष्टाचारी साबित करना कि साहब हमारे नेता भ्रष्ट थे, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हम कह रहे हैं। मतलब भाजपा ने कहा आरोप है, ये कहते हैं यकीन है
ये तो साबित है कि मेरा नेता भ्रष्ट था। ये तो कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, फिर अगले चरण पे आके कहते हैं हमारे नेता कितने कमजोर हैं, नैतिक दृष्टि से कमजोर हैं कि वो डर के दूसरी तरफ चले जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ऐसा विचित्र उदाहरण देने वाली शायद विपक्षी दलों ने जो उदाहरण दिया भारत के इतिहास में नहीं होगा कि अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने नेताओं को पहले भ्रष्ट साबित करो, फिर कहो कि वो नैतिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वो डर के चले जाते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबसे लंबे समय विपक्ष में रहे, कितने नेताओं ने हमारे यहां पार्टी छोड़ दी? तमाम झूठे केस, हिंदू आतंकवाद की लड़ाई, किसने पार्टी छोड़ दी? आपने तमाम गुजरात में लोगों को झूठे केस में फंसाया, किसने पार्टी छोड़ दी? और तो और जब आपातकाल लगा था, न्यायालय में जाने का भी आधार समाप्त हो गया था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी? इसलिए मैं कह रहा हूं नैतिक बल होना और अपनी गलती के कारण, और ये सारी वो पार्टियां हैं जो 2014 से पहले नहीं, एक दल का नाम आप बता दीजिए जिसका 2014 से पहले। सुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी, अगर घर में और विपक्ष की एकता में फूट पड़ रही है तो ये कमजोरी आपकी है, इनकी कोई गलती नहीं। सुधांशु जी लच्छेदार बातें करके झूठ बहुत बोलते हैं, और आंकड़ों के साथ सुधांशु जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली तब जब मेरे साथ शो कर रहे हो। उन्होंने एक लाइन बोली थी, कुछ पैरों के तले जमीन होने का यकीन। मैं उसकी अगली लाइन आपको सुना देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को उजाले कैसे कहूं, मैं इन अंधे नजारों का तमाशबीन नहीं। आपने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और क्रमवार तरीके से आप ही के झूठ का पर्दाफाश करूंगी, लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब जरूर दूंगी। नारायण राणे के ऊपर आरोप लगे हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, सर्फ से धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पाक साफ, रेड्डी ब्रदर्स पाक साफ, येदियुरप्पा पाक साफ, इनसे शुभेंदु अधिकारी पाक साफ। आपके ऊपर केस चलेगा, अजीत पवार पाक साफ। जिनको 24 घंटे पहले मोदी जी पानी पी पी कर कोसते हैं, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बनाते हैं, उनके लोगों से मिलकर आलिंगन करके करबद्ध तरीके से खड़े होकर सरकार बना लेते हैं। ये आपका दोहरा मापदंड, आपका पाखंड और आपका ढोंग दिखाता है, और ये दुनिया देख रही है कि आपके गोते में लगा लो गोता भाजपा में तो सर से दाग धब्बे सब धुल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर कुछ कही गई भ्रष्टाचार के बारे में। आपने तो वो भ्रष्टाचार किया जिसकी विश्व बात कर रहा है। अदानी महाघोटाले पर आप मुंह नहीं खोलिएगा तो क्या हुआ? दुनिया उस पर चर्चा कर रही है, दुनिया के रेगुलेटर्स उसकी प्रोब कर रहे हैं। और घटक दलों की बात आप कीजिएगा, एक या दो नहीं, 19 घटक दल भाजपा को छोड़कर जा चुके हैं, जिसमें से इनके सबसे पुराने जदयू, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसे लोग शामिल हैं। क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप सबसे पहले डसते अपने करीबी वालों को, आप उनको निस्तो नाबूद कर देते हैं, इसलिए लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर कुछ झूठ बोला गया, उसका मैं पर्दाफाश कर देती हूं। सुधांशु जी, आपकी सरकार ने बड़ा दावे किए थे कि रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं आप लोग, तो हमारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? हमारे दामों में क्यों आग लगी हुई है? काहे नहीं थोड़ा सस्ता तेल देशवासियों को भी देते हैं? और एक बात और, अब ज्यादा भयानक खबरें सामने आ रही हैं। अब पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज, आईओसी जैसी कंपनीज भी रशिया को युआन में पेमेंट कर रही हैं। आप चीन की इतनी हिमाकत क्यों करते हैं? चीन को 20 जवानों की शहादत का बदला लेना था, आप उससे ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का कर देते हैं, और रशियन तेल को युआन में चीन की करेंसी में पेमेंट करके उनकी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ये देश विरोधी काम आप लोग क्यों करते हैं? अब मैं आपको बता देती हूं ईपीएफ के बारे में। सुधांशु जी, इतनी इकोनॉमिक्स तो आप भी जानते हैं, 20 एम्प्लॉय से ज्यादा हुए आपको ईपीएफ में रजिस्टर करना है। अगर आपने इतनी ही नौकरियां बना ली तो आज तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री 75,000 चिट्ठियां बांटते हैं। कहां 19 करोड़, कहां 75,000? जो काम डाकिया करता था प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार नष्ट कर दिया आपने। आप लोग कब तक लोगों की आंख में धूल झोंकिएगा? यूके की बात कर रहे थे ना, हिंदुस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी, एक मिनट जी, $7,000 है, यूके की $50,000 है, अमेरिका की $70,000 है। मूर्खता की दलीलें यहां पर देकर देशवासियों की आंख में धूल झोलना बंद कर दीजिए। मेरा अपना मानना है, भाजपा के शासन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सुखी है सिवाय मित्र के, और मित्रकाल चल रहा है ये। ठीक है, चलिए सुप्रिया जी, आपके तमाम आरोप थे जिनका जवाब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से लूंगी, लेकिन एक चीज आप भी बता दीजिए कि विपक्ष की एकता वो तो डेंट हो रही है। आपके अपने घर में छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां से पहले ही सिंधिया साहब निकल चुके, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और ये जग जाहिर है। मतलब तो ऐसे में
पार्टी को एक रखना, नेताओं को में क्या एक। प्रॉब्लम है? राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपकी। आप इतने लूज स्टेटमेंट्स मत दीजिए। नहीं, राजस्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, राजस्थान 4 महीने पहले, चुनाव से 4 महीने पहले आपको सीएम, डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। 4 महीने पहले आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, आपको कोई दिक्कत नहीं नजर आती उसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। पिनास जी बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है वरिष्ठ नेता को अगर वरीयत मिल रही है तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे हम वो लोग थोड़ी है कि 1.5 लोग सरकार चला रहे हैं, 1.5 लोग पार्टी चला रहे हैं, कठपुतलियों की तरह 3-3 मुख्यमंत्री गुजरात के, 3-3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव से पहले बदल दे। हम ये कठपुतली वाली पार्टी थोड़ी है कि 1.5 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। अपनी पार्टी का नेता पूछेगा, ये भी बहुत रोना रोएंगे। राजस्थान में अपनी पार्टी का नेता अपनी सरकार के खिलाफ, आपको बता रही हूँ, अगर आवाज उठाए। जी बोलिए, पूरी बात करिए। इतनी डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए, इतनी डेमोक्रेसी को हम बुरा नहीं मानते। पंकजा मुंडे और उनकी बहन ने रेसलर्स के प्रोटेस्ट के दौरान उनके साथ बोल दिया, भाजपा वाले तो चढ़ बैठे भैया, आफत मचा दी। इतनी डेमोक्रेसी भी नहीं है। रेपिस्ट के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन रेसलर्स के, हमारे देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर रौंदवाएंगे और पिटवाएंगे। ये इनकी असलियत है। ये संरक्षण हमेशा आरोपी और दोषी को देते हैं, देश के लोगों को नहीं देते हैं। देश की बेटियां सड़कों पर रो रही थी, संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को मिल रहा था। हाथरस में लड़की को 2:30 बजे जलाया गया, संरक्षण भाजपा के नेता को। संरक्षण मिल रहा है भाजपा के नेता को जो पेशाब कर रहा है। जवाब ले लेती हूं। क्या बात करते हैं ये लोग? आपको अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, डेमोक्रेसी है सुधांशु जी, इनके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, विपक्षी एकता पर कोई चोट नहीं है। जरा आप भी अपनी टिप्पणी कर दें इस पर। देखिए, सुप्रिया जी को भाव भंगिमा बनाते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। आपने कहा मैंने झूठ बोला, कौन सा डाटा झूठ बोला? क्या यूनाइटेड स्टेट में 2 बैंक दिवालिया नहीं हो गए? क्या चाइना की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांड दिवालिया नहीं हो गई? ईपीएफओ के डाटा गलत है क्या? मोबाइल पर झूठ बोला, इसलिए जब झूठ बात करिए तो साबित करिए, आपने कार पे झूठ बोला, अब साबित आपने करिए परचेजिंग पावर पैरिटी पे झूठ बोला, आप झूठ बोलते हैं। अब रही बात इसकी जो इन्होंने झूठ बोला, मैं दर्शकों से कहता हूं, अब देखिए हम आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, आपके मैंने अपने टर्न का इंतजार किया, फैक्ट आया, आप अपने टर्न में, आप अपना टर्न आया, आप बोलिएगा। 2 ही लोग हैं डिबेट में भाई, क्यों बीच में बोलना? अब मैं कहता हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी पे भारत दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इतनी अगर किसी को आर्थिक दृष्टि की समझ नहीं है तो क्या कहा जाए? अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, हम ओवरऑल 5वीं अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहां छोटी सी पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है, $1.5 की मिलती है अमेरिका में, 120 रुपए की हमारे यहां नहीं मिलती। हमारे यहां फ्री में भी खाना मिलता, वहां नहीं मिलता किसी को। इसलिए वो छोड़िए वो विषय पे। इसलिए जो भी मैंने बात कही, कोई दर्शक जाके चेक कर ले, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत 3रे नंबर पे है। इंग्लैंड और उन सबसे जर्मनी और जापान से आगे। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं जो इन्होंने अन्य बात कही। बार बार इन्होंने कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज के लिए क्या किया आपने? SC ST कमीशन एक होता था कांग्रेस के जमाने में। मोदी जी के टाइम में ST कमीशन को अलग संवैधानिक दर्जा मिला अनुसूचित जनजाति के विषयों पे। इसीलिए अब उनके बारे में जानकारी भी ज्यादा आ रही है और उनके मामले भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी हो रही है। ये बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय किसके जमाने में बना? अटल जी के जमाने में। और मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे विचार परिवार से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता तो आज सारे ट्राइबल्स कन्वर्ट हो गए होते। आपके जमाने में जो था, सब कन्वर्ट हो गए होते। अपनी जान पे खेल के हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे के विदेशी शक्तियों और मिशनरियों के खिलाफ लड़कर आदिवासी संस्कृति को बचाने का कार्य किया। और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 50 जगहों पर आदिवासी संग्रहालय बन रहे हैं। किसके? जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। एक ही परिवार, एक पार्टी का योगदान नहीं। अरे उन आदिवासियों का योगदान भी याद करिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी। आज उनके बारे में देश के भिन्न भिन्न जगहों पे संग्रहालय भी बन रहे हैं। तो ईमानदारी से हमने क्या कार्य किया है और आपने क्या कार्य किया है, वो सारी बातें जनता को पता है। जहां तक इस विषय की बात है, हम केवल यह बात कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, उसके लिए दूसरों को क्यों दोष देना? जो कुछ हो रहा है वो पार्टियों के अंदरूनी आधार के ऊपर हो रहा है। आपने 23 तारीख को बैठक की, फिर आपने कहा कि शिमला में बैठक होगी, आपका मामला है। फिर आपने कहा शिमला में नहीं हो पाएगी, बेंगलुरु में होगी। फिर बेंगलुरु में आप कह रहे हैं अभी आप तय नहीं कर पा रहे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हमें लगता है आप केवल इसमें लगे रहिए कि आप एक दूसरे के भ्रष्टाचार, गुनाहों, परिवार को कैसे कवर अप करते रहेंगे, और हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास, जन कल्याण और
पुनः मैं कह रहा हूं राष्ट्र गौरव तीनों की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष की एकता को कायम रखना? खुद राहुल गांधी भी जब इस बात को कह चुके हैं कि जब कुनबा बड़ा होगा तो मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, और ऐसे में अगर विपक्षी एकता के बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के नाम की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, ये एक भविष्य का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि 24 का अखाड़ा मेरा शो है, तो क्या इसके लिए भी कांग्रेस सोचेगी? आपका सवाल बेबुनियाद है, ऐसे सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। विपक्षी एकता की धुरी कांग्रेस बनेगी, और मुझे लगता है आपका सवाल हाइपोथेटिकल है और मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक है। लेकिन आपका जो एक वाइडर क्वेश्चन है, और वो वाइडर क्वेश्चन आपका लेकर के है विपक्षी एकता को। विपक्षी एकता क्या है? विपक्षी एकता है कि जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो गरीबों के हक को मार रहे हैं, जो इस देश में बेरोजगारी और महंगाई पर अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, जो मणिपुर पर आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, जो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट पर फर्जी बातें करते हैं और उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जो इस देश की बेटियों को आरोपी बनाते हैं और आरोपी के साथ खड़े थे, ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद करना है। यह है विपक्षी एकता। तो मुझे तो लगता है ऐसे में हर वेल मीनिंग सिटीजन हमारे साथ है। दुनिया भी तो देख रही है ना, देश भी तो देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। देश क्या कहता है जब हम कहते हैं प्याज महंगा, जी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, जी मैं टमाटर नहीं खाता, वहां से हो सकता है सुनाई दे। मुझे ऐसा लगता है इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। और सुधांशु जी, परचेजिंग पावर पैरिटी में $7,000 बनाम 70,000 और $50,000 बहुत बड़ी खाई है। दिशा भ्रमित मत किया करिए लोगों को। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूं जिस पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी थी। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा? पुंछ और राजौरी में 1.5 महीने के अंदर 5-5 जवान दोनों जगह शहीद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री उनको एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं बोलते हैं, एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। आपको लगता है चुप रहकर मामला दब जाएगा? यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। 2014 से पहले खालिस्तान की चू नहीं सुनाई देती थी, आज खालिस्तान जो प्रो लोग हैं उनकी आवाज बुलंद हो रही है और आप चुप बैठे हुए हैं। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में इस तरह से महासंग्राम, गृह युद्ध नहीं मचा था। आज मणिपुर से लेकर मिजोरम और असम में गोलीबारी हो रही है। चीनी अतिक्रमण हमारे घर में चीन बैठा है, हमने आंखें बंद कर ली। तो भाई दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, आपने आंखें बंद कर ली। और भारतीयों में जो बैर आपने पैदा किया उसको मोहब्बत की दुकान ठीक कर देगी। आप घबराइए मत, आपका झोला उठाने का वक्त आ गया है। उसके लिए जल्दी से तैयारी कीजिए, क्योंकि जनता उकता चुकी है, ऊब चुकी है आपके जुमलों से, आपके झूठ से। मैं अपना सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा सुप्रिया जी के जो तमाम आरोप हैं उनका जवाब दें। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर कभी नहीं था। सुप्रिया जी, विनम्रता से कहता हूं सरासर झूठ है। क्या असम आंदोलन के समय आग लगी हुई थी? जब राजीव गांधी जी ने असम एकॉर्ड किया था उस समय असम शांति से बैठा हुआ था। कोई भी बात, मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके जमाने में लगा रहा, 70 दिन का ब्लॉकेट, मतलब सुरक्षा बलों को विशेष पावर दे के दी जाती थी ताकि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सके, कार्रवाई कर सके। गोली चलेगी तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये बरसों बरस चला है। नागालैंड के अंदर क्या क्या होता रहा है, मिजोरम में क्या हुआ है। इसलिए आज ये कह देना कि 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरे विचार से आज की जो पीढ़ी है वो समझदार है, प्रबुद्ध है। और आज सूचना क्रांति के दौर में बहुत सी जानकारियां, बहुत सी गलत भी उपलब्ध है, पर अगर कोई सही ढंग से जाना चाहेगा तो बहुत सहजता से जाके देख सकता है। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतर यह होता है कि हमारे जमाने में किसी हमारे नेता ने कभी आतंकवादियों से हमदर्दी नहीं दिखाई। आपके नेता की तरह नहीं कि जिन लोगों ने संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए, चूंकि अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से सजा होने के बाद 7 साल तक उसकी क्षमा याचना राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थी। इसके लिए सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए। उन परिवारों के लिए जिन्होंने क्रोध और आक्रोश में आकर अपने मेडल लौटा दिए, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए। तो आपके नेता दिग्विजय सिंह जी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते थे। आप तो वो थे कि 26/11 का दुर्दांत हमला हुआ भारत पे, और ठीक 9 महीने के बाद, कोई जाके चेक कर ले, जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में पाकिस्तान के साथ आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस पर यह लिखते हैं कि आतंकवाद के द्वारा शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इससे बड़ा अपमान हो सकता है देश का कोई? और मोदी जी ने आके कहा आतंकवाद के साथ वार्ता नहीं होगी। और पिछले 9 साल हैं
स्वतंत्र भारत के इतिहास के इकलौते 9 साल जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। बहुत साफ हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि जब तक तुम आतंकवाद में मुलव्विज रहोगे बात नहीं हो सकती है। और आज स्थिति यह हो गई कि इनके दौर में जब कश्मीर का मुद्दा उठता था तो एक अकेला सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति यह है कि जब कश्मीर ये पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता तो एक इकलौता चीन उसके साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग दुनिया हमारे साथ। अभी जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो ये पूर्व उनके प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान है कि कितनी दुख की बात है कि अब भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद केवल भारत पाकिस्तान की सीमा तक मोदी ने कन्फाइन कर दिया है। इसके बाद आपको ना समझ में आए सुरक्षा के लिए क्या हुआ है तो कोई बात नहीं, आप झोले के ऊपर झोला देते रहिए, जनता झोले को समझती है। ठीक है, सुप्रिया सुलेती जी आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे एक बात बताइए कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी अपनी जगह ठीक है, अरे भैया मुझे भी बोलने का इक्वल मौका दीजिए, आप दोनों सवाल उनसे लेती हैं। नहीं, ठीक है सुप्रिया जी, पहले आप बोल दीजिए, मैं अपने मेहमानों की पूरी तरजीह देती हूँ, आप पहले बोल दीजिए, मैं अपना सवाल बाद में ले लूंगी, बोलिए। नहीं, बस क्योंकि मैं थोड़ा सा राइट टू रिटॉर्ट करना चाह रही थी, इन्होंने जो बातें बोली। अपने विदेश मंत्री का नाम भूल से भी मत लिया करिए। ये वो विदेश मंत्री है जिन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी को कैसे सबक सिखा सकते हैं। ये मनोबल कमजोर करते हैं लोगों का। विदेश मंत्री का नाम मत लिया करिए क्योंकि नेबरहुड में हम पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। बांग्लादेश हमारा फेयरवेदर एलाई, चीन कॉक्स बाजार में बना रहा है, चीन श्रीलंका में घुसा हुआ है। विदेश मंत्री का नाम तो गलती से भी मत लीजिएगा। योगा डे कर रहे थे यूएन पर हम, 12 घंटे पहले चीन ने हमारे प्रपोजल को ब्लॉक किया जहां पर हम शारिक कबीर एक दुर्दांत आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाहते थे 26/11 के। हमने रिटॉर्ट किया, हमने चीन का नाम ही नहीं लिया। यह आपने हालत कर दी है देश की। प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते हैं, कोई घुसा हुआ कह के क्लीन चिट दे देते हैं। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन उसी को इस्तेमाल करता है हमारी कोर कमांडर लेवल टॉक्स में। ये असलियत है इस देश की। लाल शर्ट पहनकर लाल आंखें दिखाने के बजाय खड़े हो जाते हैं और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा देते हैं। ये आपने किया। एक मिनट सुप्रिया जी, आपने बोला आतंकवाद, आसिया अंद्राबी आपकी, सैफुल्ला आपका, उदयपुर के कातिल आपके, एलईटी के टेररिस्ट जो पाए गए जम्मू कश्मीर में वो आपके। ये सब लोग कैसे हैं आपके सदस्य, बताइए मुझे। क्यों आप इन लोगों को अपना सदस्य बनाकर रखते हैं? क्यों आप इस देश में आतंकवाद पर चुप रहते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। हमने आतंकवाद के लिए शहादत दी है, आपकी तरह लक्ष्यदार बातें नहीं करी है, तो आइंदा आतंकवाद पर मुंह मत खोलिएगा। ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? मैं अपना अगला सवाल लूं जी। इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं, फिर अपना सवाल लीजिएगा। उन्होंने कहा रेटोरिक और हकीकत, तो मैं बता देना चाहता हूं जब हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले देश का एक इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, पटना, बोधगया, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। याद करिए बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था बम हो सकता है, छूना नहीं। आज दिखता है कहीं? अब इसमें बहस की गुंजाइश है क्या? आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया। आतंकवाद पे बात नहीं करने की बात करना बंद कर दिया लोगों ने। आज स्थिति ये हो गई कि वो हुर्रियत का नेता जो आपके जमाने में जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, उस समय की सरकार के जैसे दामादों की तरह स्वागत होता था, आज एनआईए के पेशी में आते हैं, ईडी की पेशी में आते हैं। इसलिए जमीन आसमान का अंतर आया और ये तो कोई भी दर्शक जाके देख सकता है। ठीक है, जनता है वो बखूबी, ठीक है, जनता है वो बखूबी समझती है चीजों को। ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग अपने एक्सट्रीमिस्ट से कौन सहायता लेके सरकारें बना रहे हैं, बोल दिया ना उन्होंने। राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा, उस पर भी बोलिएगा कुछ। हेमंत बिस्व शर्मा और राम माधव पर बोलिएगा कुछ आप। किसने एक्सट्रीमिस्ट की लेके सरकारें बनाई हैं? गांधी को गाली देने वालों के साथ आप खड़े रहते हैं, उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि पर आप सवाल उठाते हैं, मोदी जी जाके नतमस्तक होते हैं। गोडसे के उपासक कब तक बने रहिएगा? बताइए मुझे, बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। चलिए बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर आकर लच्छेदार झूठी बातें करते हैं।
ठीक है, चलिए आप झूठ दोनों थोड़ा लोग लच्छेदार अपने अपने तरीके से आरोप बोलने की प्रत्यारोप कोशिश लगाते करते रहेंगे। हैं। एक मेरा मैं कोई सवाल है, ज्यादा नहीं बोलना चाहती अरे यार, मैं तो एकदम एक एक फैक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है कोई ठीक है, दर्शक जाके चलिए चेक कर एक सकता है जरा किसने देखिए, मेरा लच्छेदार शो का बात की, नाम है किसने 24 का फैक्चुअल बात अखाड़ा, जरा 2024 की भी थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सवाल पूछ लीजिए जी आप। सुधांशु जी, मुझे आप एक मुझसे बात सवाल बताइए। पूछ लीजिए। जी सुधांशु जी, मुझे एक बात बताइए, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो संगठन और सरकार में कर्नाटक चुनाव की बाद जो हार मिली, उसके बाद ये फेरबदल की जरूरत जो है वो क्यों आन पड़ी? और आरएसएस ने भी नसीहत दी थी कि अकेला मोदी जी का नाम जो है वो काफी नहीं होगा 2024 के लिए। देखिए, आपको ये क्यों लग रहा है कि कर्नाटक की हार के बाद चेंज? क्या पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने संगठन में चेंजेस नहीं किए थे? जब चुनाव नजदीक आता है तो संगठन, और हमेशा हुआ, अटल जी के समय में 2004 से पहले याद करिए, प्रमोद महाजन जी और वेंकैया जी सरकार छोड़ के गए थे। हमेशा होता है, बहुत से लोगों की आवश्यकता जब चुनाव नजदीक आता है तो पार्टी को आवश्यकता होती है, तो उस कारण से संगठन में, व्यवस्था में चेंज किया जाता है। हाँ, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम कर्नाटक का चुनाव हारे हैं, पर यह भी सच है, हारने के बावजूद हम 75 साल के अपने सबसे हाईएस्ट मत प्रतिशत के ऊपर बैठे हैं। 36 का 36% यथावत है। हाँ, इनको चूंकि जेडीएस का क्षेत्रीय दल का 5% वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, इसलिए इनकी सीटें ज्यादा आ गई, स्वाभाविक है। मगर ये जहां हारे हैं वहां पर मत प्रतिशत छोड़िए, तबाही का मंजर है। गुजरात के चुनाव में इनका मत प्रतिशत हाथ पे आ गया, मतलब 32 सीटें ऐसी थी जो 47 के बाद से आज तक नहीं हारे थे, उसमें 17 सीट हार गई। यूपी में लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हम हिमाचल हारे 0.9% थे। ये दिल्ली हारे तो लोकसभा विधानसभा दोनों में 0। तो देखिए, हार और जीत राजनीति में चलती है, पर कौन सी वाली हार जीत चलती है और कौन सी वाली हार जीत खलती है, यह देश की जनता को भली भांति पता है। ठीक है सुप्रिया जी, आप इनका जवाब दीजिएगा। एक सवाल इसी में मैं भी जोड़ देती हूँ कि एक पैटर्न हमने देखा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी जी इनका जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मैं जोड़ देती हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें तो राज्य के जब चुनाव होते हैं आपको एक अच्छा स्ट्राइक रेट मिलता है, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो वहां पर वो नंबर्स कन्वर्ट नहीं हो पाते, जबकि संगठन और नेता वही रहते हैं। ऐसा क्यों? और वो पैटर्न आपको बदलता हुआ दिखेगा। इन्होंने कहा कर्नाटक हम ऐसे ही जीत गए, तो हिमाचल भी हम ऐसे ही जीत गए थे। एक्चुअली तो रिजेक्शन मोदी जी का हो गया। मोदी जी ने कर्नाटक में कहा मेरे नाम पर वोट दो, हिमाचल में कहा ये मेरा दूसरा घर है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आरएसएस खुद कह रहा है मोदी जी के बल पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम नहीं कह रहे हैं, आपका अपना आइडियोलॉग कह रहा है। तो उससे दो सवाल पूछिए कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में आपके होश फाख्ता है, छत्तीसगढ़ में हम सरकार रिपीट करेंगे, तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे और राजस्थान में हम सरकार रिपीट करेंगे। आज लिखकर आप ले लीजिए। तो जब आप ऐसे निस्तो नाबूद होइएगा तब आके हम लोग एक और डिस्कशन करिएगा और फिर उस जनता को गरियाइएगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूं जिससे आपके लोगों को पता चले कि ये कैसे लोग हैं। हमने अन्न भाग्य योजना अनाउंस करी थी कर्नाटक में और कहा था कि हम 10 किलो चावल देंगे बीपीएल फैमिलीज को। इन्होंने उसमें रोड़ा लगाया और एफसीआई से कहा कि वो हमें अनाज ना बेचे। एफसीआई अनाज प्राइवेट को बेच सकता है लेकिन कर्नाटक की सरकार को ना बेचे। आप कितने बदले की राजनीति करते हैं? क्या कर्नाटक की जनता यह देख नहीं रही है कि आप कितनी घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं? और वो लोकसभा में आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आपको याद रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनका पासा पलट दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें चावल नहीं दीजिएगा ना, हमने उतना पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तू डाल डाल तो हम पात पात। मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। और जो सवाल आपने उठाया वो पूरा पैटर्न रिपीट होगा। पूरा पैटर्न लोकसभा चुनाव में रिपीट होगा। समूचा विपक्ष जब एक साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, बीजेपी का एक 1-to-1 मुकाबला या विपक्षी पार्टियों के साथ हो स्टेट्स में, भारतीय जनता पार्टी के 2024 में होश फाख्ता होने वाले, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे आज लिख कर दे सकती हूँ। इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए घबराहट है और इसीलिए जिनको पानी पी पी कर गाली देते हैं 12 घंटे पहले, 12 घंटे बाद उनको गले लगाकर खड़े हो जाते हैं। जी, एक इसी बौखलाहट और डर अच्छा है क्योंकि ये बौखलाहट और डर हिंदुस्तान के आवाम का है, हिंदुस्तान की जनता का है। सुप्रिया जी ने बहुत सारे सवाल हैं, उनको एक समाप्त यही कर दूं कि भाई विपक्षी एकता में आपको खुद को कितना दमखम नजर आता है और अगर नहीं नजर आता तो फिर उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश क्यों होती है? और एनसीपी के साथ जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर।
देखिए, पहली बात तो सुप्रिया जी ने क्या एक कबूलनामा कर लिया कि ये कह रही है कि कर्नाटक की इनकी सरकार केंद्र सरकार के चावल के आधार के ऊपर कमिटमेंट की थी। ये है असली चेहरा कि केंद्र सरकार का चावल लेना था और अपने नाम के ऊपर लोगों को छला। अगर इनकी बात सच है तो कहना चाहिए था ना कि हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चावल आपको देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए फिर भी तो डिस्टर्ब करने लगी। अब रही बात इसकी होश फाकते होने की, अरे भाई कौन बौखलाया हुआ है, कौन वो होश फाकता हो रहे हैं, ये मन सुनिए मैडम, ये डिबेट में भी दिख रहा है और ये हकीकत की राजनीति में भी दिख रहा है। अब चाहे एनसीपी हो, चाहे इनकी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे जदयू हो, इवन कांग्रेस पार्टी हो, अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में जितने कांग्रेस के नेता उत्तर से दक्षिण तक छोड़ के गए हैं, होश किसके फाकते होने चाहिए। उत्तर में आप देखिए गुलाम नबी आजाद साहब, उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा जी। अब ये बताइए, हेमंत विश्व शर्मा आपके यहां नंबर 2 की स्थिति में रहे थे। दक्षिण में आ जाइए, AK एंटोनी जी के सबसे बड़े नेता थे, उनके बेटे अनिल एंटोनी। कहां तक आप जाके देखेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ लोग आपको छोड़ के गए और उसके लिए आप भाजपा को दोष देने का प्रयास करें तो ये मेरे विचार से यही समस्या बौखलाहट और खिसियाहट है कि अपनी वास्तविकता को न समझकर बिल्कुल विपक्षी एकता करिए। कौन मना कर रहा है? विपक्षी एकता अगर आप करने में सफल हो जाएं तो आप ही क्या है कि कहीं उमर अब्दुल्ला साहब केजरीवाल जी को डांट रहे हैं तो केजरीवाल जी आप लोगों को डांट रहे हैं, और कुल मिलाकर क्या हो रहा है, सब आकर कौन इकट्ठा हो रहे हैं, लालू यादव जी के अध्यक्षता में, जो चारा घोटाले में 1997 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुझे जेल भिजवाया, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, अटल जी की सरकार 98 में आई है। सुप्रिया जी आज उनके साथ हैं और आरोप 2014 के बाद के मोदी जी। एक क्लोजिंग रिमार्क सुप्रिया जी आपसे कि ठीक है, आपने मेरे सवाल को तो दरकिनार कर दिया था कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह सब कुछ ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि अगर आपके नेता आपका साथ छोड़ते हैं, विपक्षी दलों में आपकी एकता में फूट पड़ती है, तो आप बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपने घर में जाके क्या जरूरत नहीं है इतने नेताओं के छोड़ने के बाद भी इंट्रोस्पेक्ट करने की? मैं 2024 की रणनीति के लिहाज से कह रही हूं। भाजपा में एक अलग कवायद मची हुई है। क्या कवायद आपको पता है? तथाकथित डबल इंजन से सरकार चल रही थी। वो अलग बात है कि 2 इंजन 2 तरफ खींच रहे थे, अब तीसरा इंजन घुसेड़ दिया है। अब वो इंजन क्या करेगा? पहला वाला दूसरे से कह रहा है बंदर बाट कैसे होगा। ये असलियत है भाजपा की। भाजपा के नेताओं से अकेले में पूछिए, दुखती रग पे हाथ रख देते हैं जब आप विपक्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं भैया विपक्ष में चले जाओ, यहां आओ तो बड़ा सम्मान मिलता है, नहीं तो हमारा कोई 75 ही नहीं है। ये इनकी असलियत है। अगर आपके नेता छोड़ते हैं तो वो क्यों छोड़ रहे हैं आपको पता है। खैर, आपने एक बड़ी गंदी बात करी और वो आपको सार्वजनिक जीवन में होकर नहीं करनी चाहिए। चावल आप अपने घर से ला रहे हैं, चावल भाजपा के खेतों में पैदा हो रहा है। चावल इस देश का चावल है, इस देश का अनाज है, इस देश के किसान पैदा कर रहे हैं, कर्नाटक के किसान पैदा कर रहे हैं, जिस पर कर्नाटक की जनता का हक है। और आप जब रोड़ा और अवरोध बनते हैं तो आप अपना असली गंदा चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हैं, जो जनता देखकर आपको सजा देगी। इतने गंदी हार से आपको सबक लेना चाहिए था, लेकिन आपने विंडिक्टिव वेंडेटा पॉलिटिक्स कर दी। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है, तैयार आप भी रहिए। ठीक है, आप दोनों यहाँ हमारे साथ इस चर्चा में आए। 2024 के चुनावी अखाड़े में और तमाम मुद्दे जो हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उन पर भी बात करी। 2024 तो बहुत ही अजीबोगरीब बकवास की बात की आपने। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, आप अगर उस पर जवाब देना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा छोटा सा जवाब चावल दे कौन दीजिए। पैदा करता है? छत्तीसगढ़ अपना ही राज्य भूल गई कर्नाटक के चक्कर में। बस एक लाइन में ठीक है, देखिए, जोशो जुनून में कोई व्यक्ति क्या कह देता, भारत में सबसे मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलेगा मौका, ठीक है मिलेगा। और आप कह रही है कि वो कर्नाटक को, तो आप छत्तीसगढ़ के को कर्नाटक के ऊपर करने लगी। अरे भाई, छत्तीसगढ़ से ले लेती, क्या समस्या थी भाई? छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं ले लेती, जहां सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा होता, वहां भी आपकी सरकार। ये होता है झोला देना। क्या आए बाएं बक रहे हैं आप? अरे भैया सुधांशु आप लग रही है कि आप ठीक है सुप्रिया जी, सुधांशु जी कुछ सोच समझ कर बोला करिए। तो आप कह रहे कर्नाटक के किसान ने पैदा किया, आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, क्या समस्या है? अगर आपको लगता है हमारी सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं जब आप एक छोटा सा फिर इसको क्लोज आपको लगता है तो छत्तीसगढ़ की में सबसे ज्यादा धान होता है। सुप्रिया जी आपने हाँ दीजिए तो इन्होंने फैक्चुअल जवाब दीजिएगा।
चुप हो जाइए। तो इन्होंने ये मान लिया कि मोदी सरकार, इन्होंने ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी की सेंट्रल सरकार जो है वो कर्नाटक के अन्नभाग्य में रोड़ा बनी। इन्होंने ये माना ये बात। ये कितनी गंदी और घिनौनी हरकत आपने करी है, ये कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने देखा है। वोट मांगने चले मत जाइएगा, बुरा हाल कर देगी जनता, ये मैं आपको आगाह। चलिए ठीक है, आप दोनों ही जनता के बीच में जाएंगे और वोट भी मांगेंगे। सुधांशु जी, मुझे लगता है आप दोनों बार बार आएंगे योजना के अंतर्गत। ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा। आप एक वाक्य बोलेंगे उसके बाद एक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, हरकत है कि छत्तीसगढ़ से नहीं देना है कर्नाटक वालों को, ताकि वो भूखे रहे और आपकी राजनीति चलती रहे। ये है गंदी घिनौनी है। शुरुआत ने उनसे किया है, एंड आपको मुझ पर करना पड़ेगा। ये लगातार नहीं बोल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रही है सुप्रिया जी, बताइए। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है, सुधांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है, आप दोनों मुझे पूरी, ठीक है सुधांशु जी, सुप्रिया जी, उनकी टिप्पणी ले लीजिए। वो कह रही है शुरुआत आपसे की थी तो आखिरी उनसे होना चाहिए। समझो उस बात को। चलिए, मेरे ख्याल से आप दोनों मेरे शो में आगे भी आइएगा। ये शो लगातार जारी रहेगा 2024 का अखाड़ा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो बहस यहाँ छूट गई है, इसको अगले एपिसोड में हम आगे ले जाएंगे। इधर उधर का झूठ जलेबी चलाने लगते हैं। आइडियली मुझसे एंड करना चाहिए था आपको, जो आपने नहीं किया। नहीं सुप्रिया जी, आप ही बोल रही हैं, आप कटी नहीं, आप ही बोल रही हैं। सुप्रिया जी, आप ही बोल रही हैं। खरीद होती है, सबसे ज्यादा दाम पर होती है, और सबसे ज्यादा पैसा किसानों को दिया जाता है। काश वो काम आप भी करते। 750 की किसानों की शहादत का खून है आपके हाथों पर। चुप रहिए, किसानों पर और धान पर बोलिए मत। सुधांशु जी, शर्म कीजिए। अरे हमने जितना एमएसपी धान पे बढ़ाया, इससे पहले कभी नहीं बढ़ा। बातें नहीं करते जो आज आपने करी है यहाँ पर। अरे शर्म, घिनौनी, ये बातें रिटोरिक मत करिए, फैक्ट पे जवाब दीजिए। किसानों की शहादत हो गई, जनता फैक्ट पे देखती है, क्या बात करते हैं, भाव भंगिमा पे नहीं। रिटोरिक की बात नहीं है, मैं तो आंकड़ों से बात कर रही हूँ। तो उसका आंकड़ा दे दीजिए। पंजाब में आपकी सरकार थी और दिल्ली में बताइए क्या किया, क्यों नहीं आप सर्टिफाई कर रही है? किन किसानों के नाम बताइए 750 के। कहाँ है एमएसपी की कमेटी? अरे बताइए ना उस बात को। ना एमएसपी देंगे, 750 किसानों की शहादत करेंगे, किसानों के खिलाफ काले कानून लाएंगे। एमएसपी हमने सबसे ज्यादा दिया है। किसान विरोधी हैं आप, देश विरोधी हैं। अरे भाई, 750 किसानों के नाम कौन बताएगा? या तो दिल्ली सरकार जहां किसानों की आपके अनुसार मृत्यु हुई, या पंजाब जहां आपकी सरकार थी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की सरकार की शहादत क्यों नहीं अब तक आंकड़ा देती है? प्रेस किसानों के नाम क्यों नहीं बताती है विद सर्टिफिकेट कि इनकी मृत्यु हुई? बोलिए भाई, डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, तो आप बताइए ना। छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं ये कहते हैं आदमी राजनीति करना केवल भड़काने के लिए कर रहे हैं, वो शहादत पर निष्ठा है, वो मत करिए। 750। चलिए, अभी तो 2024 के चुनाव में बहुत वक्त बाकी है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ये तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप और आंकड़े आपने सबने देखे सुने। आप खुद तय कीजिए, और उम्मीद है आप दोनों से मुलाकात अब होती रहेगी अलग अलग मुद्दों पर। यूं ही एक तर्क सांघिक बहस देखने को मिलती रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।